Hello everyone, my name is Pankaj Ahirwar. Today I am going to deliver a video lecture on properties of material. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ेंगे कि मेटल कितने टाइप के होते हैं, मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं। तो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मटेरियल साइंस सब्जेक्ट होता है उसमें जो सबसे पहले मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में एक डिज़ाइन इंजीनियर को और मैकेनिकल इंजीनियर को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल होता है आगे जाके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, मशीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मटेरियल की प्रॉपर्टी को पढ़ना। तो बेसिकली मेटल्स को दो प्रकार से मटेरियल को दो प्रकार से हम क्लासिफाई करते हैं, मेटल और नॉन मेटल। मेटल के अंतर्गत आते हैं हमारे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, और नॉन मेटल में अदर मटेरियल टाइप ग्लास, रबर, प्लास्टिक। मेटल्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं टू टाइप से। फर्स्ट होता है फेरस मेटल, सेकंड होता है नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल में डिफरेंस ये होता है कि जो फेरस मेटल होते हैं उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन होता है किनका, फेरस मेटल का। अब इसमें जितने भी प्रकार के कास्ट आयरन हैं और स्टील हैं, ये कहीं ना कहीं इनमें आयरन की मात्रा पाई ही जाती है, मेन पार्ट इनका आयरन होता है। इसके बाद जो नॉन फेरस मेटल होते हैं, आयरन को छोड़ के जो अदर एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे ब्रास हो गया, जिंक हो गया, ये सभी नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत आते हैं। अब फेरस मेटल में कास्ट आयरन भी वेरियस प्रकार के होते हैं, जैसे कास्ट आयरन में नोडल कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, और साथ ही साथ स्टील भी कई प्रकार की होती है, माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील। कास्ट आयरन और स्टील दोनों में ही कार्बन परसेंटेज की मात्रा होती है। कार्बन परसेंट की मात्रा के अंतर के आधार पर ही हम स्टील और कास्ट आयरन में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जैसे यदि ऐसा मटेरियल जिसमें कास्ट आयरन की कार्बन परसेंटेज की मात्रा 2% से लेके 4.5% तक होती है, वो कास्ट आयरन होता है। और ऐसे मेटल जिसमें कार्बन परसेंट की मात्रा 1.5% से कम होती है, वो स्टील के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम वेरियस टाइप की प्रॉपर्टी के बारे में डील करेंगे, लाइक स्टिफनेस, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, मैलेबिलिटी, टफनेस, फटीग, क्रीप, हार्डनेस, रेजिलेंस। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, किसी भी मेटल के लिए स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स विदाउट येल्डिंग और ब्रेकिंग। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से अगर हम समझें तो जैसे भी कोई भी मेटल है, अगर उस प्रकार के किसी भी मेटल में हमने अप्लाई किया है फोर्स, हम किसी मेटल में फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने से इसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। मेटल में हमने फोर्स अप्लाई किया और इसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ। मान लीजिए इसमें हमने 200 मेगापास्कल का स्ट्रेस आ रहा है और ये मेटल इसने स्ट्रेस को, मतलब ये कैपेबल है इतने स्ट्रेस को सह जाए, सस्टेन कर जाए, उसका अस्तित्व बना रहे। तो कोई बात नहीं, अगर जैसे हमने 220 का अप्लाई किया तो भी मेटल में बिल्कुल ब्रेकिंग नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही हम 220 के ऊपर स्ट्रेस डेवलप होता है किसी भी मेटल पार्टिकल में, तो वो ब्रेक होना चालू हो जाता है। 220 मेगापास्कल के स्ट्रेस के पहले ये मेटल था बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहा था, लेकिन 220 मेगापास्कल के ऊपर स्ट्रेस डेवलप होने से इसमें क्रैक्स फॉर्मेशन चालू हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मेटल की स्ट्रेंथ 220 मेगापास्कल है। अब इसकी जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। और स्ट्रेंथ 3 प्रकार के होते हैं, टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर। इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, 3 डिफरेंट टाइप के स्ट्रेंथ। स्ट्रेस, स्ट्रेंथ को पढ़ते समय एक टर्मिनोलॉजी आई स्ट्रेस, थोड़ा सा उसको जान लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। फिर इन्हीं की डायग्राम के माध्यम से टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ को हम समझ सकते हैं। स्ट्रेस क्या होता है कि स्ट्रेस किसी भी मेटल में जब बाहर से फोर्स लगाया जाता है तो वो बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि अंदर से वो एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करता है। तो स्ट्रेस इज बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। Stress is basically internal resistance force developed a point against deformation।
ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, किसी भी बॉडी में हम एक्स्ट्रा से बाहर से लोड अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है। तो इस डिफॉर्मेशन क्रिएट होने के अगेंस्ट एक इंटरनल बॉडी से इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स लगता है जो कि हमारा स्ट्रेस कहलाता है। फॉर्मूला वाइज इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया। ऐसा यूनिट इसकी बनती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम बात करें स्ट्रेस की या बात करें स्ट्रेंथ की, तो ये होते हैं 3 प्रकार के। जब किसी भी बॉडी में इस प्रकार से आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो हम कहेंगे ये टेंसाइल लोड लग रहा है, और टेंसाइल लोड लगने के साथ साथ इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। और जितने अधिक मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रेस कोई बॉडी रेजिस्ट कर सकेगी स्ट्रेस को, वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। उसी प्रकार से जब कोई लोड इनवर्ट डायरेक्शन में इस प्रकार से लगता है तो हम कहते हैं कि इसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, और जो स्ट्रेंथ उसकी एबिलिटी रहेगी रेजिस्ट करने की लोड को वो कहलाएगी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसी प्रकार जो शियर स्ट्रेस रहता है वो इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लगता है। तो स्ट्रेस भी 3 प्रकार के हो गए, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। और इन्हीं स्ट्रेस के ही सिमिलर टू 3 प्रकार के स्ट्रेस जो कि लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। आगे उस मतलब प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होती है? स्टिफनेस किसी भी मटेरियल की ऐसी एबिलिटी होती है जो कि रजिस्ट करती है डिफॉर्मेशन अंडर द स्ट्रेस, और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है ये मेजर करती है स्टिफनेस को। इसकी यूनिट बनती है न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फॉर्मूला इसका होता है फोर्स डिवाइड बाय डिफ्लेक्शन। अब स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन किसी भी बॉडी में जब हम लोड अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस डेवलप होता है, तो वो बॉडी क्या हो जाती है? डिफॉर्म हो जाती है। किसी भी बॉडी में मान लो इसका इनिशियल लेंथ था समथिंग 5 सेंटीमीटर, हमने इसमें लोड अप्लाई किया और इसकी लेंथ बढ़ के हो गई 5.2 सेंटीमीटर, मतलब इसमें 2 mm का एक्स्ट्रा एलोंगेशन हो गया। तो किसी भी बॉडी में जितनी चेंज लेंथ में जितना चेंज हुआ और जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होती है उसका रेशियो ही कहलाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन को बाय फॉर्मूला हम लिखते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस अप्लाई होने से जितना बॉडी डिफॉर्म हुई उसी को कहा जाता है स्ट्रेन। इसके बाद इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हैं मेटल की। इलास्टिसिटी में क्या होता है कि इलास्टिसिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसमें हमने लोड अप्लाई किया, लोड अप्लाई करने के बाद बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, और जैसे ही लोड को हम रिमूव करते हैं तो वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। यह कहलाती है प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी। इसके अपोजिट होती है प्लास्टिसिटी। हमने किसी भी मेटल पे लोड अप्लाई किया, उस पर डिफॉर्मेशन हो गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद हम लोड को रिमूव कर लेते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाती है। प्लास्टिसिटी में मेटल अब उसी शेप को रिटेन कर लेता है जो शेप लोड लगाने के बाद उसको अचीव कर लिया जाता है। तो जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है वो टूल्स के लिए और मशीन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और फोर्जिंग प्रोसेस के लिए मेटल के अंदर प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होना ज़रूरी होता है। उसके बाद 2 प्रॉपर्टी हैं, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस भी दोनों अपोजिट प्रॉपर्टी होती हैं। डक्टिलिटी क्या होती है? जब किसी भी मेटल में हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी मेटल में हमने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी कितना ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, यही प्रॉपर्टी उसकी डक्टिलिटी कहलाती है। इससे क्या होता है कि कोई भी मेटल को जब हमें छोटे वायर फॉर्म में मतलब लाना होता है तो उसके लिए हम उस मेटल का डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अपोजिट ब्रिटलनेस में क्या होता है कि जैसे ही हमने बॉडी पे लोड अप्लाई किया, किसी भी मेटल पार्ट पे थोड़ा सा भी सडन लोड अप्लाई करने से उसमें ब्रेक वो तुरंत ब्रेक हो जाता है। एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे हम एक स्टील का एग्जाम्पल लें, एल्यूमिनियम के एग्जाम्पल लें, यहाँ पर कास्ट आयरन के एग्जाम्पल लें और ब्रिक्स की बात करें, तो कास्ट आयरन और ब्रिक्स इनमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है। ये थोड़े से ही मतलब
डिस्टॉर्शन से ब्रेक हो जाते हैं। लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन से इसमें ब्रेकिंग होना चालू हो जाता है और ये बिल्कुल अपोजिट होता है डक्टिलिटी के। और डक्टिलिटी, ये जो मटेरियल होते हैं इनमें डक्टिलिटी पाई जाती है। ये जब भी हम ब्रेक होते हैं, कोई भी स्टील का मटेरियल होता है तो वो ब्रेक होने से पहले एकदम छोटे 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 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कोई एक स्पेसिमेन है, रॉड का कोई स्पेसिमेन है, इस प्रकार से जब वो ब्रेक होगा तो बीच में थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से पतला होता जाएगा, उसके बाद फिर और सडन धीरे धीरे वो पतला होते के बाद ही बहुत लास्ट में ब्रेक होता है। सडनली ब्रेक नहीं होता है। बट जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, जैसे हम चौक की बात करें या ब्रिक्स की बात करें, वो थोड़े से डिस्टॉर्शन से भी ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर है डक्टिलिटी की, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी मटेरियल है कितना ज़्यादा विथस्टैंड कर पा रहा है कंप्रेसिव फोर्स के अंतर्गत। डक्टिलिटी में जो मटेरियल रहता है उसमें हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं और मेलेबिलिटी में कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया जाता है। अंडर द कंप्रेशन फोर्स कोई भी मटेरियल हमको कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वही कहलाती है मेलेबिलिटी। फोर्जिंग और रोलिंग ऑपरेशन के लिए किसी भी मटेरियल का मेलेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद टफनेस क्या होती है? टफनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी मटेरियल होता है वो फ्रैक्चर को कितना ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट कर सकता है हाई इम्पैक्ट लोड के अंतर। एक प्रकार की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जो मटेरियल है वो रजिस्ट कर रहा है फ्रैक्चर अंडर द हाई इम्पैक्ट लोड, और जितना जितना हम किसी मेटल को हाई हीट प्रोवाइड करते हैं वो मेटल उतना ज़्यादा ही उसकी टफनेस कम होती जाती है। हम किसी मेटल में हीट प्रोवाइड करेंगे उसकी टफनेस डिक्रीज होती जाती है। उसके बाद रेजिलेंस ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई मटेरियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और रजिस्ट करना शॉक को और इम्पैक्ट लोड को। शॉक और इम्पैक्ट लोड को रजिस्ट कर सकता है वो मटेरियल और एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फॉर्मेटिकली हम इसको लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम अगर हम कहें तो वो होता है रेजिलेंस। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्रीप कैसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की? जब किसी भी मेटल में एक कांस्टेंट स्ट्रेस काफ़ी लंबे समय तक के लिए अप्लाई किया जाता है तो वह एक स्लो और परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला जाता है वो मेटल। किसी भी मेटल में अगर हम लोग कोई भी कांस्टेंट स्ट्रेस की बात करें, सपोज करें 100 मेगापास्कल, 100 मेगापास्कल का स्ट्रेस अप्लाई किए जा रहे हैं एक लंबे समय तक के लिए, तो क्या होगा कुछ समय पश्चात, और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे लंबे समय तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वह मेटल स्लोली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाएगा, उसका डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाएगा। लास्ट की प्रॉपर्टी है फटीग और हार्डनेस। फटीग क्या होती है? जैसे हमने क्रीप में बात कही कि जो लोड होता है हम लोग अप्लाई करते हैं एक कांस्टेंट लोड, बट फटीग में जो लोड होता है या स्ट्रेस डेवलप होता है वो होता है रिपीटेड स्ट्रेस। जब हम कोई भी बॉडी है मटेरियल है सब्जेक्टेड टू अ रिपीटेड स्ट्रेस, उससे क्या होगा कि जो स्ट्रेस होगा, जो मतलब बॉडी होगी या मेटल होगा, वो अपने यील्ड पॉइंट से पहले ही फेल हो जाएगा। वैसे तो कोई मेटल होता है अपने यील्ड पॉइंट पे आगे ही फेलियर पॉइंट उसका आता है, बट अगर ये कंडीशन रही कि एक रिपीटेड स्ट्रेस मतलब 10 मेगापास्कल, 20 मेगापास्कल, 30 मेगापास्कल, अलग अलग प्रकार के वेरिएबल स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बॉडी को, किसी भी मटेरियल को, तो वह अपने यील्ड पॉइंट से पहले भी ब्रेक हो सकता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी कहलाती है फटीग। और लास्ट प्रॉपर्टी है मटेरियल की हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस होता है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यूजली बाय आइडेंटिशन। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से अगर समझें कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा स्क्रैच को रजिस्ट कर पाता है। अगर हम 3 मटेरियल लें, ये मटेरियल नंबर 1, मटेरियल नंबर 2, मटेरियल नंबर 3, अगर पहला हमारा मटेरियल है प्लास्टिक का, दूसरा है वुड का और तीसरा है आयरन का। पहला मटेरियल हम लें प्लास्टिक, दूसरा लें हम वुड का, तीसरा लें हम आयरन का। तो हम जो इनमें से जो भी मटेरियल जितना ज़्यादा स्क्रैच को रजिस्ट कर सकता है वो कहलाता है उतना ज़्यादा हार्ड है।
जैसे हम किसी प्लास्टिक को स्क्रैच करेंगे तो बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाता है, उसके कंपेयर में जो वुड है, लकड़ी का मटेरियल है, वो थोड़ा देर बाद मतलब स्क्रैच उसमें फॉर्मेशन होता है, और आयरन के मटेरियल में थोड़ा और टाइम बाद स्क्रैच फॉर्मेशन होता है। तभी हम कह पाते हैं कि जो वुड है वो इससे हार्ड है और जो आयरन है वो सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है, क्योंकि आयरन की टेंडेंसी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैच को रजिस्ट कर सकता है। और एक और प्रॉपर्टी हार्डनेस की ये होती है कि हार्डनेस से ही हम डिफाइन कर पाते हैं कि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को कट करेगा। हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी कट वन मेटल टू अनदर मेटल। अगर एक मेटल है, अगर प्लास्टिक का मेटल है और एक टूल यूज कर रहे हैं हम आयरन का, तो चूंकि आयरन प्लास्टिक से ज़्यादा हार्ड है, इसलिए आयरन हमेशा लोहा प्लास्टिक को कट कर सकता है। आयरन के भी बहुत सारे स्टील के पार्ट्स बनते हैं, तो जो स्टील कम हार्ड होगा उसको कट किया जाएगा उससे ज़्यादा हार्ड वाले स्टील से। तो अगर हमें एक मेटल दूसरे मेटल कट करना है, वो भी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है हार्डनेस के ऊपर। इस प्रकार से आज हमने जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है इंजीनियरिंग मटेरियल्स की वो स्टडी कर ली लगभग। अब इसके बाद आगे के जो यूनिट हैं उसमें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।